अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग़िज़ा से सेहत में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम तनशीद जवाद है। मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी से है। मैं इसकी लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ। पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी। पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी तमाम डाइटिशियंस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो गए हैं और इसमें बहुत सारे लोग रोज़े रखते हैं। हमारे बच्चे भी रोज़े रखते हैं, बड़े भी रोज़े रखते हैं। हर एज ग्रुप इसमें रोज़े रखता है बीइंग अ मुस्लिम। तो अक्सर हामला ख़वातीन भी इसमें रोज़ा रखते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए और उससे रखने से क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बर्थ पे और हामला औरत पे क्या उसके असरात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया हम मेरे प्रोग्राम में आने का और आपके कीमती टाइम निकालने का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। रमज़ान जैसे कि अब स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं। इसमें हामला ख़वातीन भी रोज़ा रखती हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में कहा जाता था और हमारे रिलीजन में भी कहा गया है कि जी आप रोज़े की छूट है, लेकिन आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ रखती हैं रोज़े, यंग लड़कियां जिनको नहीं होती कोमोर्बिडिटीज़। तो उनकी क्या ग़िज़ाई ज़रूरियात होनी चाहिए या क्या ग़िज़ाई रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो उन्हें लेना चाहिए जिससे उनका रोज़ा भी अच्छा रहे और बेबी पे भी कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन सबसे पहले तो हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो रोज़ा बिल्कुल रखना जायज़ है, मना नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है या डॉक्टर ने उनको मना किया है कि आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, सबकी ज़रूरियात भी डिफरेंट होती हैं, तो उस दौरान अगर कोई रोज़ा ना रखे तो उसकी बिल्कुल छूट भी है, लेकिन आप बाद में जैसे कज़ा होते हैं हम रखते हैं ऐसे ही होगा। बट अगर वो ख़वातीन जिन्होंने ये चुना कि वो रोज़ा रखें तो उनमें क्या नीड्स होती हैं, बिल्कुल जैसे समझ लें सबसे पहले अगर हम फ्लूइड नीड्स की बात करें कि पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है हमें प्रेगनेंसी में। तो जब उस दौरान जब रोज़ा हम रखते हैं तो समझ लें कि 8 ग्लास अगर पानी रिकमेंडेड होता है जनरली, तो यहाँ आप 2 ग्लास और ऐड कर दें, ठीक है। इस तरीके से पानी की ज़रूरत हम कवर कर सकते हैं कि जब नॉन फास्टिंग पीरियड जो आपका इसमें आपने रोज़ा नहीं रखा है वहाँ अपनी ज़रूरत ऐसे पूरी करें कि जब ज़्यादा पानी पिएँ, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें और जैसे ख़ास ग़िज़ाई जो अहमियत के हामिल अज्जा होते हैं वो हमारे कैल्शियम है, आयरन है, फॉलिक एसिड है और प्रोटीन्स भी है। तो इन सब चीज़ों का भी अगर वो बैलेंस में ले रही हैं, सब चीज़ें मुतवाज़िन ग़िज़ा ले रही हैं, तो फिर बिल्कुल वो रोज़ा रख सकती हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। अच्छा, हमल की नशोनुमा के लिए कौन सी ग़िज़ाई अज्जा ज़रूरी हैं? किन चीज़ों की अहमियत है सबसे ज़्यादा जो एक प्रेग्नेंट लेडी को ख्याल रखना चाहिए? जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की। उसकी ज़रूरत आपको समझ लें कि कंसेप्शन यानी हामला होने से पहले से पड़ जाती है। जब आप प्लान करने लगें अपनी प्रेगनेंसी, तो जब से आपको फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो शुरू में ही होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता फॉलिक एसिड की कमी हो लेडी में और फॉलिक एसिड वो ना ले, सप्लीमेंटेशन ना रखिए अपनी डाइट में, तो कोई पैदाइशी नुक्स भी हो सकते हैं और जो कि इतनी जल्दी हो जाते हैं कि समझ लें कि 18 से 26 दिन के दरमियान प्रेगनेंसी के वो ऐसे मसले पेश आ सकते हैं, फिर उसके बाद में वो रिवर्स नहीं होते। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बहुत मुज़िर असरात हो सकते हैं ख़वातीन पे, तो किस किस्म पैदाइश के असरात मुरतब हो सकते हैं और क्या करना चाहिए? क्या आपके ख्याल में ग़िज़ा से फॉलिक एसिड पूरा हो जाता है? जी, ग़िज़ा में भी शामिल है, बिल्कुल ग़िज़ाई अज्जा भी आपको लाजमी लेने चाहिए, जैसे बैलेंस डाइट है, पालक है और जो भी फोर्टिफाइड जो हम सीरियल्स लेते हैं जैसे आटा है, उसमें फॉलिक एसिड की फोर्टिफिकेशन होती है, वो सब चीज़ें हमें बिल्कुल लेनी चाहिए। लेकिन साथ में फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं और बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे जब आपको प्रेगनेंसी जैसे ही पता चले या आप प्लान कर रहे हों और प्लान प्रेगनेंसी है, तो आप स्टार्टिंग से फॉलिक एसिड ज़रूर लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मुनज़्ज़ा कि पूरे अमल के दौरान तकरीबन कितना वेट गेन होना चाहिए? अक्सर ये होता है कि ख़वातीन जो हैं वो एक जनरल ट्रेंड है
कि जी प्रेग्नेंट हो गई हैं तो बस खाना खाना है हर सूरत और बहुत ज़्यादा खाना है, जो आप दिल कुछ चाहे भी खा और जितना सकते हैं, जो limit है। दिल चाहे, जो लिमिट है, Exactly. अनलिमिटेड खाना खाना है, Right, जिसमें right. वो लोग वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं। तो कितना होना चाहिए, इसका वजन कितना होना चाहिए? देखिए हमारे यूजुअली प्रेगनेंसी को एक वो एंट्री टिकट समझा जाता है ना खाने पीने के लिए, कि मतलब celebration kind of हो सेलिब्रेशन जाती है। जो चीज़ें से उसे खवातीन खुद को डिप्राइव कर भी रही होती है कि जो ये नहीं खाना, डाइटिंग कर रहे हैं। अब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो सब चीज़ें उनको याद आनी शुरू होती है कि ये भी खाना है और ये भी खाना है। और कुछ लोगों को क्रेविंग्स भी होती हैं बिल्कुल, कि आपको नमकीन ज़्यादा किसी को अच्छा लगा होता है, किसी को मीठा ज़्यादा अच्छा लगा होता है। तो लेकिन खाना इज़ नॉट एन इशू, वो मसला नहीं है, लेकिन कितनी मिकदार में खा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर आप आइसक्रीम भी खा रहे हैं, अगर वो हाफ कप खा लेते हैं आइसक्रीम तो डजंट मैटर, लेकिन आप भर भर के अगर आइसक्रीम्स खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसी तरह की अनहेल्दी चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो फिर क्या होगा, आप अपना जो पेट उनसे भर लेंगी डेफिनेटली। और वो क्या होती हैं, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। एम्प्टी कैलोरीज आपको कोई ग़िज़ाइयत फराहम नहीं करती, वो सिर्फ आपको कैलोरीज देती है, वो मोटापा देती है, और उसकी नतीजे में जो आप हेल्दी खाना खा रहे होते हैं तो उसकी भूख फिर आपको नहीं लगती। तो जाहिर है फिर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बिल्कुल फिर कॉमन हो जाती हैं। सही। अच्छा, ये भी एक होता है कि जब खाना शुरू करते हैं अक्सर ख़वातीन को तेज़ाबियत की या नौज़िया की मतली की कैफियत होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी के जो शुरू के महीने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, और कई लोगों को जब खाना खाते हैं नौजिया हो जाता है, वॉमिटिंग्स भी हो रही होती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस तेज़ाबियत को मतलब किस तरह कमी करना, क्या ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए या क्या ऐसे अमल करना चाहिए जिसकी वजह से वो तेज़ाबियत में कमी हो, या किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, या क्या फूड्स लेना चाहिए जिसकी वजह से तेज़ाबियत में कमी रहे और प्रॉब्लम ना हो? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं नौजिया की, जो इनिशियल स्टेजेस में होता है, नौजिया होना, मतली होना और उल्टी। किसी को सिर्फ मतली होती है, किसी को वॉमिटिंग्स भी होती हैं। तो ज़ाहिर है जब वॉमिटिंग्स होती हैं तो यूजुअली फिर खाना पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, ख़ासतौर पर शुरू के 3 महीने प्रेगनेंसी के। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि सबकी क्रेविंग्स भी डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग मीठा खा के उनके जो है बेहतर फील करना लगती हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा नमकीन खा के बेहतर फील करती हैं। लेकिन यह है कि उसको आप ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि यूजुअली हम जो करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं, कि दिल नहीं चाह रहा, मतली हो रही है तो हमने खाना छोड़ दिया। तो ऐसा करना, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है कि आपके नौजिया, आपकी मतली और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका अगर आपको इन अलामात को अगर आपको ख़त्म करना है या कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई मीठा खा सकते हैं लेकिन कम अमाउंट में। अगेन फिर वही बात है कि आप थोड़ा सा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले लें, यानी एक साथ ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि यूजुअली जिनको वॉमिटिंग्स होती है तो यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत फेस करती हैं। फिर वो ख़वातीन के खा लेती हैं तो फिर वो फ़ौरन ही वॉमिट करती है। बड़े भी रोक देते हैं कि नहीं अभी ना खाओ, उल्टी हो गई तो अभी ना खाओ, थोड़ा रुक जाओ वरना फिर दोबारा हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो बस ये है कि अपनी डाइट को अगर वो छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो फिर उनका खाना भी आसान होगा और फिर वो उसको प्रॉपर तरीके से हजम भी कर सकते हैं। और ये इनिशियल में होता है, फिर इसके बाद ये सिम्टम्स थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये भी होता है कि अक्सर जो लेडीज़ हो जाती हैं, जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनको अक्सर कमज़ोरी और चक्कर की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, थकन बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्टिविटी लेवल भी बहुत कम हो जाता है। मोस्टली चाहती हैं कि जी वो या तो लेट जाएं या बैठी रहें। तो एक्टिविटी फैक्टर के हिसाब से आपका क्या ख्याल है? क्या एक्टिविटी होना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल रेस्ट करना भी सेहत के लिए सही नहीं है। तो आपका क्या स्टांस है? लेकिन यहाँ भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कभी कभार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसमें टोटल बेड रेस्ट रिकमेंड किया जाता है, लेकिन नॉट एट ऑल। जो ज़्यादा अमूमन हमारी ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं वो नॉर्मल और बेहतर होती हैं, उनमें कोई ऐसा कोई खास जिसमें प्रॉब्लम नहीं होता। वहाँ आपको डेली एक्टिविटीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, ख़ासतौर पर अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी, वॉक ही हो। ये नहीं है कि आप वहाँ बहुत एक्स्ट्रा अपने ऊपर बोझ डालें, लेकिन यह है कि वॉक करें और अच्छी एक्टिव लाइफ अपनी रखें, मेंटेन रखें। ऐसा ना समझे कि प्रेगनेंसी है कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कि कोई बीमारी हो गई तो अब आपको बैठना है, रेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने काम रूटीन के मुताबिक करें। और हाँ, अगर थकन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ये इस तरह कोई सिम्टम्स है तो हो सकता है आप आयरन डेफिशिएंट हो, आपके अंदर आयरन की कमी हो, खून की कमी हो। तो इनिशियल जो हमारे जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह बाकी सब टेस्ट करवाई जाती हैं प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, तो उससे हम देख सकते हैं कि आप आयरन डेफिशिएंट हैं। तो फिर आपको उसके आयरन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा लेनी चाहिए, जैसे कि रेड मीट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन उसमें होता है। और बाकी जो है सब्जियां हैं, पत्तों वाली सब्जियां, स्पिनच, पालक
और दूसरी सब्जियां, उन सब में आयरन अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। और फिर जो आप खाना खा रहे हैं उसमें लीमू ऊपर से जो छिड़क के खाते हैं तो उसमें विटामिन सी आ जाता है। तो विटामिन सी क्या करता है, जो आयरन आप ले रहे होते हैं उसको बेहतर तरीके से उसको हजम करवा रहा होता है और वो पूरा पूरा आपको आयरन फिर मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और यहाँ मैं एक और बिल्कुल एक मिथ भी क्लियर कर दूँ, चले बात हो ही रही है तो, कि एप्पल में आयरन बहुत होते हैं। हमारे बड़ा लोगों को ये कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एप्पल में आयरन की कमी है, खून की कमी हो गई, एप्पल खाओ, एप्पल का जूस बना के पियो, ठीक है। तो एप्पल में बहुत ही कम आयरन होता है। और फिर वो लोग दूसरा सवाल करते हैं कि नहीं जी फिर वो काला क्यों हो जाता है, अगर चले मान लिया उसमें आयरन नहीं होता। तो एक सब्सटेंस होता है जिसके नतीजे में वो काला होता है, ठीक है, नॉन पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज होता है, उससे उसके नतीजे में एप्पल जो है वो काला पड़ जाता है, वो आयरन की वजह से काला नहीं पड़ता, ठीक है। तो आयरन के जो सोर्सेज हैं वो रेड मीट हैं, पत्तों वाली सब्जियां हैं, जो फोर्टिफाइड सीरियल्स आजकल हम मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें भी आयरन फोर्टिफाई किया जाता है, आप वो इस्तेमाल करें और तो ये बहुत फिर अच्छा रहता है। और जहाँ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो बिल्कुल वहाँ आप डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है। फिर भी आपके लेवल्स बहुत लो हैं और सप्लीमेंट रेकमेंडेशन बिल्कुल है, ली जा सकती है प्रेगनेंसी में, और लेते ही हैं फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लिए जाते हैं। मैं आपसे, मेरा यही सवाल था नेक्स्ट के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़ाहिर हमारी पूरी नीड्स तो पूरी नहीं हो रही होती है, फूड से तो बढ़ जाती हैं, तो सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है या क्योंकि आम ग़िज़ा से तो नहीं हो रही है? देखिए एक चीज़ को हम जो मैं नहीं बना सकते, देखिए सबसे मेन जो प्रॉपर चीज़ है वो हमारी डाइट ही है। उसके बाद सप्लीमेंटेशन भी ज़रूरी जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज नीड, ज़्यादा जो ज़रूरियात हैं। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट से मेरा मुराद एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं है, ठीक है, मेरा मुराद न्यूट्रिएंट डेंस यानी जो उनमें ग़िज़ाई एतबार से जो ज़्यादा रिच हों, ठीक है। ये नहीं है कि वो जो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई चीज़ें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, कि नहीं वो खाना पड़ गया। या कॉमन कंसेप्ट 2 बंदों का खाना खाइए आप क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। हमें न्यूट्रिएंट डेंस यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें लेने की ज़रूरत होती है, जिसमें कैल्शियम अच्छा हो, जिसमें आयरन अच्छा हो। इन सब चीज़ों की मिकदार हमें अपनी खुराक में बढ़ानी होती है। और समझ लें जैसे नॉर्मल अगर हमें जो खुराक की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में, उसमें सिर्फ 300 कैलोरीज ही बढ़ती हैं, ठीक है। तो वो नीड्स क्या होती हैं कि समझ लें वो 1 गिलास दूध से भी आपकी 1 गिलास दूध और या 1 फल अगर आप खा लें तो उससे भी पूरी हो जाएगी वो नीड। इसका ये मतलब नहीं कि आप डबल खाना खा रहे हैं, जितनी आपको भूख है, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना खाइए। और एक्स्ट्रा खाने से फिर हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि कितना वज़न होना चाहिए हमारा, और कितना वज़न पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रखना चाहिए, वो इस तरह से होता है कि अगर कोई अंडरवेट है, अंडरवेट हम कैसे असेस करते हैं, हमारे कुछ तरीके होते हैं जिससे हम देखते हैं BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। अगर वो अंडरवेट की कैटेगरी में आ रही है जो हामिला खातून है, तो फिर हम कहते हैं कि आपको कम से कम 15 यानी 15 तक का मार्जिन होता है, पूरे 9 महीनों में 15 किलो आपको वज़न बढ़ाना चाहिए। और जो है अगर जो इनका नॉर्मल वेट है और ऐसी सूरत में वो प्रेग्नेंट हुई हैं तो फिर उनको 10 kg की ज़रूरत होती है बढ़ाने की थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और अगर जो मोटापे का शिकार ख़वातीन हैं, अगर उनके जब प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर वो क्या करें कि उनको 7 किलो मेंटेन रखें। अब ज़रूरी नहीं कि फिक्स हो, ये गाइडलाइंस हैं कि इतना होना चाहिए। बेसिकली बेबी का वेट बढ़ना चाहिए बजाय इसके कि मदर का वेट। और बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा ही हो रहा होता है कि मदर का वेट बढ़ रहा होता है और बेबी अंदर से बेचारा बहुत ही कमजोर निकलता है। जी काफ़ी इंस्टेंस में ऐसा होता है। फिर वो सासें कहती है कि भाई सब कुछ खिलाया लेकिन बहू मोटी हो गई। अच्छा, तो जो हामला ख़वातीन हैं जो रोज़ा रखना चाहती हैं, तो वो रोज़ा किस तरह रखें, क्या किस तरह सहूर में और इफ्तार में किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्या ग़िज़ाई अज्जा लें जिनसे उनका मतलब हाइड्रेशन भी अच्छा हो और उनका न्यूट्रिशनल नीड्स भी पूरे हों और उनको पूरे दिन में कमज़ोरी या वीकनेस ना हो। जी, जैसे सहरी की अगर हम बात करें तो पराठे की जगह रोटी बहुत बेहतर ऑप्शन रहता है। और इसमें आटा कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, सफ़ेद आटे की जगह लाल आटा, क्योंकि इसमें क्या होता है हम ज़्यादा देर तक सेटिस्फेक्शन रहती है और ज़्यादा देर तक पेट भरा भरा फील होता है और भूख कम लगती है, ठीक है। फाइबर थोड़ा सा अगर खुराक में बढ़ाएंगे तो उससे भी फ़ायदे होंगे। और ख़ास तौर पे हाइड्रेशन हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे आप लस्सी भी ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल अच्छा रखें। और सहरी कुछ लोग ऐसा करते हैं, कल्चर के होता है कि थोड़ी जल्दी कर ली सहरी, 1.5-2 घंटे पहले सहरी हो गई, फिर वो नमाज़ पढ़नी होती हैं, फिर दूसरे काम भी होते हैं। तो ये ना करें, क्योंकि जितनी लेट सहरी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर वो आगे जाके उनको प्रेग्नेंट औरतों की वैसी नीड ज़्यादा होती हैं, भूख का लग जाना और पानी की कमी का शिकार हो जाना, तो वो बिल्कुल एंड में ही तक ही वो अपना खाना पीना रखें ताकि वो ज़्यादा देर तक बेहतर तरीके से अपना रोज़ा मुकम्मल कर सकें।
ठीक है। और इफ्तार में क्या लेना चाहिए आपके ख्याल में? इफ्तार में फ्राइड चीज़ें थोड़ी कम, यही है कि आप प्रोटीन्स अपनी खुराक में अच्छा रखें। जैसे अगर पकौड़े भी खाए जा रहे हैं, यूजुअली हमारे यहाँ पकौड़ा कल्चर तो बहुत ज़्यादा है कि उसके समोसे बगैर पकौड़े इफ्तार का की प्लेट कल्चर कंप्लीट नहीं होती, तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसको एयर फ्राई कर लीजिए या खाएं तो थोड़ा कम पोर्शन में खा लें। अगर फ्राइड भी खा रहे हैं तो उसमें सब्जियाँ डाल के उसको थोड़ा हेल्दी कर लें, ताकि वही खा के उनका पेट ना भर जाए कि वो कुछ हेल्दी बाद में ना खा सकें। हमारा मेन कंसर्न तो ये है कि कैलोरी तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करना, कि वो सारे पोर्शंस ले रही हों। जैसे दूध है, अगर आप सहरी में दूध पिया है तो फिर अफ्तार में वो लस्सी ले लें, या कोई भी मिल्क शेक, कोई स्मूदी, कुछ भी ऐसी कोई ड्रिंक ले लें बजाय इसके सॉफ्ट ड्रिंक्स के या कोई भी शरबत के, क्योंकि उसमें सिर्फ कैलोरीज होंगी, चीनी मिलेगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ों से अपना पेट भरें जिनमें फ़ायदा भी हो, ग़िज़ाइयत भी हो। फ्राइड चीज़ों में मज़ीद अगर रोल्स भी खा रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं, तो उसको भी हम शैलो फ्राई कर जा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हम ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ डीप फ्राई बिल्कुल हम बनाएंगे तो वो क्रिस्पी बनेगी, ऐसे भी बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे मुनज़्ज़ा ये बताएं कि बहुत सारी मिथ्स भी हैं प्रेगनेंसी के फूड से रिलेटेड। अक्सर पुराने ज़माने में बड़ी बूढ़ियाँ अक्सर कुछ चीज़ों को मना करते हैं। अक्सर कल्चर्स में भी है ये, हमारे कल्चर्स में भी बाज़ हैं और बाज़ बाहर के मुल्कों में भी कई कल्चर्स में ऐसा है कि बाज़ चीज़ों को कहते हैं कि नहीं जी, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, ये नहीं करना चाहिए, ये कंसेप्ट बहुत कॉमन हमल गिर जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये ना खाएं। खुसूसन जैसे बाज़ दफ़ा अंडे के बारे में कहा जाता है कि जी वो बहुत गर्म है, वो आप ना खाएं, गर्मी है तो ना खाएं। हाँ, तो इन सब के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी देखें, हमारे साइंस में कुछ ठंडा या गर्म का कंसेप्ट नहीं होता। जैसे कि हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी चीज़, और ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें वैसे ही बहुत ज़रूरत होती है हर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और उसमें सिर्फ इन कंसेप्ट की वजह से, इन तोहमात की वजह से प्रेगनेंट औरतें बहुत सारी बेसिक और अच्छी चीज़ों से महरूम रह जाती हैं। जैसे अंडा, प्रोटीन, वो तो लेना चाहिए बिल्कुल, बस ये है कि आप उसको सही से कुक करें, कोई चीज़ अंडर कुक हाफ डन ना करें कि कच्ची पक्की कोई चीज़ ना खाएं। देखिए, प्रॉपर तरीके से खाना पका हुआ होना चाहिए, आप अंडा रोज़ खाएं। और फ़िश का बहुत ज़्यादा आम तासुर पाया जाता है कि फ़िश गर्म होती है तो शुरू में ना खाएं, या फिर कुछ लोग तो पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खा रही होती हैं फ़िश, ऐसा भी होता है, या वो खाना भी चाहते हैं तो उनको मना किया जाता है कि आप नहीं खाएं फ़िश। तो ये बहुत गलत तासुर है। बल्कि ADA की रिकमेंडेशन है स्पेशली कि जो सी फूड है प्रेग्नेंट और औरतों को, और जो फिर दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, उनको हर हफ्ते 3 दफ़ा फ़िश लेनी चाहिए, और 1 से 2 जो पीसेस होते हैं फ़िश के वो रेकमेंडेड है बाकायदा। वो इसलिए क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, यानी अच्छी चिकनाई होती है, DHA होता है, तो वो बच्चे की, अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चे की दिमाग की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और ये ज़रूर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा आपकी आमद का, आपके टाइम का। आपने हमें बहुत ही ज़रूरी मालूमात से बहरामंद किया, और हमें बहुत फ़ायदा, उम्मीद है कि नाज़रीन आप लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का वक्त हमारा अब ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।